हमारे एक छात्र हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा था। इनका कहना है कि जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है, जैसे मात्राएं, शुरुआत, गुंजाइश आदि। अब ये मैंने पढ़ाया है, लेकिन इनका डाउट क्या है, वो इन्होंने कहा कि जैसे स शब्द है उसमें ऊ लगा है तो ये प्रथम स्वर है जो मात्रा के रूप में आया है, और र में भी ऊ लगा है वो भी मात्रा के रूप में आया है, और आ जो है वह वास्तविक रूप में आया है। तो मेरा प्रश्न है कि हमेशा प्रथम वर्ण ही क्यों छोड़ा जाता है। मतलब जहाँ तक मैं इनके प्रश्न को समझ पाई हूँ तो मेरी समझ में ये आया है कि आपने जो ये क्वेश्चन किया, यानी जो एक मैंने आपको जब स्वर पढ़ाए और स्वर में आपको ये बताया कि जब हम किसी शब्द को लिखते हैं और उस शब्द में कहीं कोई वर्ण हमारा व्यंजन जो है वो अगर उसके व्यंजन के तुरंत बाद दो स्वर लगातार आ जाते हैं तो पहला जो स्वर होता है वो मात्रा के रूप में लगता है और दूसरा स्वर जो है वो हमारा वास्तविक रूप में आ जाता है। तो आप इस जो मैंने नियम आप लोगों को बताया उसी नियम को आप सही ढंग से नहीं समझ पाए और आपने ऐसा समझा कि शायद ये कोई नियम ही है किसी शब्द में कि शुरुआत में आता है हमेशा उसके बाद ही क्यों होते हैं। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, आपको ये समझना है इस बात को। फिर से मैं नाम बता देती हूँ। इनका नाम है सूरज है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और मराठी भाषा ये बोलते हैं, हिंदी सीख रहे हैं और हिंदी में इनको ये डाउट हुआ है। तो सच बताऊं तो इतना जो हिंदी को मैं बेसिक लेके चलती हूँ मैं अपने उन्हीं छात्रों के लिए लेती हूँ जो हमारी हिंदी बोली या हिंदी भाषा से थोड़ी अलग हैं, ताकि उनको एक बेसिक चीज़ समझ में आए जो रियल चीज़ है। तो जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझी हूँ तो वो ये है कि आपके दिमाग में ये आ गया है, गलतफहमी ये हो गई है कि हर एक वर्ण को छोड़ने के बाद में जो आएगा वो वास्तविक रूप में होगा। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे कहा है जैसे शब्द हमने लिया था शुरुआत, अब आपको यहाँ बताती हूँ। शब्द है हमारा शुरुआत। इस शब्द में मैंने आपको बताया था, उदाहरण के तौर पर दिया था कि ये जो आपका र है, र के बाद लगातार दो स्वर आए हैं तो पहला मात्रा के रूप में होगा और दूसरा वास्तविक रूप में होगा। तो चाहे देखिए आपके किसी भी शब्द में अगर पहले के साथ ही आ जाए अगर कोई लगातार कोई स्वर, तब भी वो वास्तविक रूप में होता है। ये वास्तविक रूप और मात्रिक रूप इनका क्यों है, इसके लिए आप एक बेसिक सी चीज समझ लो, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ इसी शब्द के साथ। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि इस शब्द के अंदर कौन कौन से वर्ण हैं वो आप लिख दीजिए अलग, यानी इसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए। अलग अलग हमने लिख दिया, ये हमारा व्यंजन है और ये इसका स्वर है। फिर हमने इसको देखा, ये हमारा व्यंजन है और ये इसका स्वर है, ठीक है। ये हमारा स्वर है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, और ये हमारा व्यंजन है और इसका स्वर यहाँ पर अ। कोई मात्रा नहीं है तो जिसकी कोई मात्रा नहीं उसका स्वर क्या होता है, अ होता है। तो हमने ये अलग अलग इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर एक बात समझिए, आखिर ये जो बीच में जो हमारे स्वर आ रहे हैं ये स्वर क्यों आए हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है ये स्वर क्यों आए हैं, आखिर हमको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो इस चीज की यानी इस चीज के बारे में हम पहले ही बात करते हैं कि जो व्यंजन हैं उनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। तो हम इस बात को ये कह सकते हैं ना कि व्यंजन अपने आप उच्चारित नहीं होते, उनको किसी के सहारे की जरूरत होती है, और जो उनको जिसके सहारे की जरूरत होती है वो क्या है, वो स्वर हैं। तो यहाँ पर जो हमारा व्यंजन है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये जो व्यंजन है इसके उच्चारण के लिए ये ऊ आया है, ठीक है। इसकी मदद के लिए, इसकी सहायता के लिए ऊ आया है, और ये जो र है इसकी सहायता के लिए ये ऊ आया है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा ये व्यंजन है इसकी सहायता के लिए ये अ आया है। लेकिन ये जो अ है हमारा, इसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं या इसके लिए कोई ऐसा स्वर नहीं है, व्यंजन नहीं है जिसको ये सहारा दे। तो जब इसके पास काम नहीं है, मतलब आप ये समझ लो कि ये वाला जो ऊ है
इसका काम है इसको उच्चारित कराना, ये इसका काम है क्योंकि ये सहारा देने आया है इसको। और ये जो ऊ है इसका काम है इसको सहारा देना, और ये जो अ है इसका काम है इसको सहारा देना। अब ये जो यहाँ पर अ है ये स्वतंत्र है, इसके लिए कोई काम ही नहीं है करने के लिए। तो जब इसके लिए कोई काम ही नहीं है करने के लिए तो आराम से बैठा रहेगा ना ये, तो ये आराम से बैठा है, और आराम से बैठा है तो अपने वास्तविक रूप में बैठा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द के बीच में जब हमारे कोई स्वर आते हैं तो वो उसको उच्चारित करने के लिए आते हैं, और जब उच्चारित करने के लिए आते हैं तो वो मात्रिक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो स्वर किसी को उच्चारित नहीं कर रहा तो वो मात्रिक रूप में परिवर्तित नहीं होता, वो स्वतंत्र हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो शब्द है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर मान लो ये शुरुआत एक ऐसा शब्द होता, जैसे मान लो हम एक और शब्द लेते हैं, मान लो हमने लिया मात्राएं, हमने एक शब्द लिया मात्राएं। अगर हम इसकी बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमारा कहाँ पे आता है। जैसे शब्द है हमारा मात्राएं, हमने ऐसे लिखा। अब अगर हम इसको तोड़ें, इसको अलग अलग लिखें, तो आप देखिए इसमें आपको, आप जिसको तोड़ रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन लिख लो, एक एक करके आप ध्यान में रख लो। आपका व्यंजन क्या है यहाँ पर? म है। मात्रा क्या है यहाँ पर? आ है। तो आपको पता है स्वर हमारा क्या है यहाँ? आ। और ये स्वर क्यों आया है? ये इस म को उच्चारित करने के लिए आया है, इसकी मदद करने के लिए आया। फिर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्ण है इसमें क्या है? ये जो त्र है, अगर हम इसकी बात करें ये त्र, तो ये त्र अब इसके नीचे हम इस तरह से लगा दें, ठीक है, ये हमारा हल लगा हुआ है। अब इसके पास जो ये आ है ये इसको उच्चारित करने के लिए आया, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये इसको उच्चारित करने के लिए आया। ठीक, अब यहाँ पे इसकी बात करें, अब ये अपने वास्तविक रूप में आया, या इससे पहले तो यहाँ पे कोई व्यंजन है ही नहीं जिसको ये सहारा दे। ठीक, लेकिन इसके बाद तुरंत बाद ये जो चंद्र बिंदु लगाया, यानी क्या है यहाँ पर? ये अनुस्वार है। और अनुस्वार के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि अनुस्वार जब भी कभी आता है तो वो स्वर पर भी आश्रित हो सकता है, मतलब स्वर पर भी आ सकता है, और वो किसी व्यंजन को भी उच्चारित कर देता है। अब जब ये स्वर के साथ आया है तो ये स्वर पर आश्रित हो जाएगा मात्रा के रूप में, और यहाँ पर क्योंकि ये हिंदी शब्द है तो ये चंद्र बिंदु का रूप ले लेता है, और ये इसके साथ चंद्र बिंदु के रूप में आ जाता है यहाँ जो आया है। ठीक, तो देखो इस तरह से आपके जो वर्ण है, यानी जो आपकी मात्राएं हैं या आपके जो स्वर हैं, वो किसी भी व्यंजन को उच्चारित करने के लिए आते हैं। अगर वहां पे व्यंजन है तो वो मात्रिक रूप में आते हैं, अगर वहां कोई व्यंजन नहीं है तो फिर वो स्वतंत्र रूप में रहते हैं। तो मैंने जो आपको कहा कि किसी भी शब्द के अंदर किसी व्यंजन के बाद लगातार दो स्वर आए हों, तो जैसे यहाँ पर ये व्यंजन है आपका, ये वाला व्यंजन, इसके तुरंत बाद दो स्वर आए हैं लगातार, तो पहला ही स्वर मात्रिक रूप में आएगा इसके साथ, दूसरा स्वतंत्र रहेगा। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। तो इसमें ऐसा कोई कुछ चीज थी नहीं कि जो आपको न समझ में आए और बहुत टेढ़ी वाली चीज है या ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अब चलिए देखिए इन्होंने आगे और भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, इनका कुछ कहना है। इन्होंने कहा है आगे कि मेरा नाम सूरज है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, लेकिन मेरा नाम हिंदी भाषा से लिया गया है। महाराष्ट्र में सूरज इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे इन्होंने सूरज लिखकर दिखाया है, सूरज नहीं सूरज, ठीक है, यानी उ की मात्रा दिया है कि इस तरह से लिखा जाता है। और आगे इन्होंने कहा कि और जो हमारा रोमन लिपि है, यानी अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसमें इस तरह से सूरज लिखा जाता है, ये कहा है। और फिर पूछा है कि जबकि हिंदी भाषा में जो शब्द है सूरज वो ऐसे लिखा जाता है और इसका अर्थ जो है वो होता है सन, ठीक है, सूर्य, वो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और अगर हम इस शब्द को लिखें रोमन लिपि में तो ये ऐसे लिखा जाएगा इस तरह से। तो इनका कहना है कि क्या
महाराष्ट्र में सूरज को इस प्रकार लिखें, यानी जैसे आपका ये रोमन लिपि में लिखा है, तो क्या हम इसको ये जो लिखा है इसको हम गलत कहेंगे? इन्होंने ये पूछा है और इसमें इनको बड़ा कन्फ्यूजन सा है। चलिए देखिए सूरज, आप जो भी हैं, मतलब जो भी आपका डाउट है, मैं थोड़ा सा समझ पाई हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात कही है कि जब मराठी में इस तरह से लिखा गया है और अंग्रेजी में इसी को ऐसे लिखा जाएगा, और हिंदी में जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हिंदी में अगर हिंदी वाले शब्द को अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो क्या इसमें गलत क्या है और सही क्या है? अब यहाँ पे आपको एक बात बताऊंगी मैं। अगर आप देखेंगे, जैसे जब हम हिंदी भाषा से जब अंग्रेजी भाषा में देवनागरी रूप से हम जब रोमन लिपि में लिखना शुरू करते हैं तो हमने कुछ वर्णों को साइन दिया है। जैसे अगर हम छोटे ऊ की बात करें तो हम छोटे ऊ को यू में लिख देते हैं, ठीक है, हम कह देते हैं कि यू में लिख देंगे, जल्दी भूल जाएगा। और जो बड़ा ऊ है उसको हम साउंड देने के लिए डबल ओ कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इस पे बाउंड हो जाते हैं। हम कभी कभी ज़रूरत के अनुसार जो ये हमारा डबल ओ है हम इसको भी ना यू में लिख देते हैं। ऐसा कोई मतलब रिजिड नहीं है कि हम नहीं लिख सकते या गलत हो जाएगा। क्यों हम लिख देते हैं? हमें साउंड चाहिए, किस चीज़ का? ऊ का साउंड चाहिए, तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि ये शब्द सही है और ये गलत है। आपका नाम है, नाम आप किसी भी तरह से लिखें, आप चाहें तो इसमें एक और ओ लगा दें, क्या फ़र्क पड़ता है, या आपका अपना राइट है। पर बात करें अगर इस शब्द की, तो ये शब्द हमारा सार्थक शब्द है जो कि सूरज का पर्यायवाची, यानी जो सूर्य का पर्यायवाची है। जैसे हम देखते हैं तो ये शब्द है। अब आपके महाराष्ट्र में इसका अर्थ नहीं है तो नहीं लिया गया होगा, और हो सकता है आपके मम्मी पापा ने आपका नाम से प्रभावित होकर आपका नाम सूरज जो रखा वो इसलिए रखा हो कि आप एक सूर्य की तरह तेजवान बने, चमकें। शायद इसीलिए उन्होंने हिंदी शब्द से इस नाम को उठा के आपको नाम दिया है। क्योंकि कहते हैं हर इंसान के जीवन में उसके नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपके नाम को जैसे दुनिया जिस नाम से पुकारती है उसी तरह का व्यक्तित्व आपका बन जाता है। तो इसलिए हमारे देश में कहें या हमारे देश में ये मान्यता है कि जब किसी बच्चे का नाम रखा जाता है तो उसको भगवान से रिलेटेड भी लोग रखते हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो आप देखेंगे पुराने समय के जो बहुत सारे लोग हैं वो भगवान के नाम से ज़्यादा, मतलब उनके नाम भगवान के नाम जुड़े होते हैं। तो वो पहले प्राचीन जो माता पिता थे उनका मानना ये होता था कि दिन भर में अपने बच्चे का नाम लेंगे तो इस बहाने से हम ईश्वर का नाम ले सकेंगे। तो नाम सबके अच्छे होते हैं, तो आपको अपने नाम से जो संबंधित डाउट था वो मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, इसी तरह से अगर किसी को डाउट होता है तो आप मेरे पास मैसेज भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।